नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पेश हैं आज की सुर्खियां। अनिल दुजाना के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद एसटीएफ की जांच में कई नए खुलासे। 80 अधिकारी और 1000 पुलिसकर्मियों के बावजूद हो जाती है तिहाड़ जेल में हत्या। और एलिवेटेड रोड पर रील बनाने का खेल नहीं होता है बंद। अब खबर विस्तार से। कहने को तो तिहाड़ भारत की सबसे अधिक सुरक्षित जेल मानी जाती है। इसमें 80 अधिकारी और 1000 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। 975 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाती है। उसके बावजूद तिहाड़ जेल में हत्या का सिलसिला रुक नहीं रहा है। यहाँ लगातार हत्याएं जेल के अंदर हो रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल एशिया की सबसे बड़ी जेल मानी जाती है। यह देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से भी एक है। तिहाड़ जेल में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से पूरी जेल को 3 वार्डों में बांटा गया है। इनमें जनरल वार्ड, स्पेशल सिक्योरिटी वार्ड और हाई रिस्क सिक्योरिटी वार्ड शामिल हैं। कुल 975 कैमरों से जेल की निगरानी की जाती है। 80 अधिकारी के अलावा 1000 पुलिसकर्मी भी यहाँ तैनात रहते हैं। सबसे सुरक्षित जेलों में से एक तिहाड़ जेल में 2 मई को जेल संख्या 9 में कुछ लोगों ने रोहिणी कोर्ट शूटआउट के आरोपी गैंगस्टर सुनील और टिल्लू ताजपुरिया पर सुए से हमला कर दिया था। 4 लोगों ने टिल्लू ताजपुरिया पर सुए से बाण में वार किए। इसके बाद उसे डीडीयू अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल के अंदर टिल्लू की हत्या के बाद जेल प्रशासन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। आखिर कैसे इतनी सुरक्षित जेल में इस तरह की घटना हो गई? जेल के अंदर हत्या का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते में जेल संख्या 3 में प्रिंस तेवतिया की भी हत्या कर दी गई थी। प्रिंस लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया जाता है। हाई सिक्योरिटी जोन में 29 जून 2020 को दुश्मन के मामले में सजा काट रहे कैदी मोहम्मद मेहताब की भी हत्या हुई थी। जेल अधिकारियों ने वारदात को अंजाम देने वाले कैदी और मृतक के बीच पुरानी दुश्मनी बताई थी। वर्ष 2014 में अंबेडकर नगर के एक दुष्कर्म केस में दोषी पाए जाने के बाद से जेल नंबर 8 और 9 में बंद था। उसने किसी नुकीली चीज़ से मेहताब की गर्दन, पेट और सीने पर वार किए थे, जिससे उसकी मौत हो गई थी। वर्ष 2020 में 30 नवंबर को एक मामूली विवाद में अंडर ट्रायल कैदी दिलशेर की हत्या भी धारदार चीज़ से हुई थी। जेल संख्या 3 में ही रहने वाले कैदियों ने दिलशेर के ऊपर जानलेवा हमला किया था। इसमें वो घायल हुआ था और उसकी मौत हो गई थी। 14 मई 2021 को कैदियों ने मिलकर श्रीकांत की हत्या कर दी थी। श्रीकांत और पप्पू तिहाड़ जेल में हत्या, चोरी आदि के मामले में 2015 में बंद हुआ था। वह जेल नंबर 2 में था। उसे कुछ कैदियों ने हमला करके घायल कर दिया था। इसके बाद उसे तुरंत डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अगस्त 2021 में कई हत्या और डकैती में शामिल अंकित गुर्जर की भी तिहाड़ जेल में हत्या कर दी गई थी। 4 अगस्त 2021 को अंकित गुर्जर की सेल नंबर 3 में पीट कर हत्या हुई थी। ये खुलासा गवाहों के बयान से हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि अंकित के शरीर पर चोटों के 12 से ज़्यादा निशान थे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिहार सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को 2 हफ्ते का इसके लिए समय दिया गया है। बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस जारी करते हुए इस मामले पर दोनों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में 2 हफ्ते में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बिहार सरकार को रिहाई से जुड़े रिकॉर्ड भी देने के लिए कहा गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। आनंद मोहन के खिलाफ कोर्ट में दिवंगत अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने याचिका दायर की है। उमा देवी ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार सरकार द्वारा कानून में किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 3 मई को उमा कृष्णा ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, वह जरूर इस केस में न्याय करेंगे। उनका कहना है कि जब आनंद मोहन को आजीवन कारावास की सजा हुई तो उनकी रिहाई 15 साल से कैसे हो जाएगी। कोर्ट से अपील है कि मामले में गंभीरता से विचार करें। उमा कृष्णैया ने याचिका दायर करने के सवाल पर कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं की है, बल्कि अफसरों ने की है। बिहार सरकार ने 10 अप्रैल को बिहार जेल मैनुअल 2012 में बदलाव किया था। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान हत्या को भी सामान्य हत्याकांड की तरह कर दिया गया। पहले प्रावधान था कि सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान हत्या करने वाले को रिहाई में छूट नहीं मिलेगी। इस बदलाव के बाद आनंद मोहन की जेल से रिहाई का रास्ता ठप हो गया था। इसके बाद 27 अप्रैल को आनंद मोहन को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। आनंद मोहन की रिहाई पर विपक्षी पार्टियां भी खुलकर सामने नहीं आईं।
नियमों में बदलाव को लेकर पटना हाईकोर्ट में भी एक जनहित याचिका दायर हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। शनिवार की देर रात हरमंदिर साहब के पास बम धमाका हुआ था। पुलिस अभी जांच ही कर रही थी कि आज सुबह फिर से एक बम ब्लास्ट हुआ है। इसमें एक आदमी घायल हुआ है। मौके से कोई डेटोनेटर नहीं मिला है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज खंगाल रही है। अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब के पास सारागढ़ी पार्किंग के निकट शनिवार देर रात धमाकों की अभी जांच ही चल रही थी कि आज सुबह तकरीबन 6 बजे फिर से धमाका हो गया। इसमें एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है। डीजीपी गौरव यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। डीजीपी ने कहा कि मामले की हर एंगल से जांच चल रही है। ये एक तरह का देसी बम है क्योंकि मौके से कोई डिटोनेटर नहीं मिला है। धमाके के वक्त वहां ज़्यादा लोग भी नहीं थे, आवाजाही भी बहुत कम थी। दूसरे ब्लास्ट की जानकारी मिलते ही सीनियर अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई और घटनास्थल से सैंपल कब्जे में लिए गए हैं। घटनास्थल पर एक कार खड़ी थी जिसके शीशे टूट चुके थे। पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज लेने के बाद जांच शुरू कर दी है। करीब 30 घंटे में दूसरे धमाके से लोगों में दहशत है। दूसरा धमाका भी वहीं हुआ जहां पहला हुआ था। इससे लोग डरे हुए हैं। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक घटनास्थल से चारों तरफ 10 से 15 मिनट तक धुएं से पोटाश की बदबू आती रही। घटनास्थल के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें धमाके के बाद धुएं का गुब्बार हवा में उठता दिखाई दे रहा है। फॉरेंसिक टीम को मौके से 5 से 7 छोटे टुकड़े मिले हैं। इनकी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। यूपी एसटीएफ कुख्यात अनिल दुजाना को मुठभेड़ में मार चुकी है। अब उन लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है जो पिछले 25 दिन से किसी भी तरह से अनिल दुजाना के संपर्क में आए थे। जांच में यह भी सामने आया है कि उसके गैंग में मंत्री, प्रधान और चेयरमैन जैसे नाम जुड़ गए थे। वो अलग अलग कस्बे, अलग अलग शहर में अपने गैंग के सदस्य का राजनीतिक रूप से एक नाम रखता था और उसी का फिर रुतबा चलाने का प्रयास करता था। गैंगस्टर अनिल दुजाना के मारे जाने के बाद अब जांच में कई चीज़ें सामने आ रही हैं। अब बताया जा रहा है कि उसके गैंग में जो सदस्य थे उनके नाम सियासत से जुड़े हुए थे। दुजाना ने जिस कस्बे या शहर के बदमाश को रखकर रंगदारी और चौथ वसूली की जिम्मेदारी सौंपी, उसका नाम राजनीति की तर्ज पर मंत्री, प्रधान और चेयरमैन रख दिया। एसटीएफ ने 25 दिन में अनिल दुजाना के संपर्क में आए संदिग्धों की जानकारी जुटाई है। मेरठ में हुई मुठभेड़ के बाद एसटीएफ ने जांच और संदिग्ध नंबरों की पड़ताल कर गिरोह के सदस्यों और दूसरे लोगों का चिट्ठा जुटा लिया है। अनिल दुजाना ने वेस्ट यूपी ही नहीं, हरियाणा और दिल्ली तक नेटवर्क खड़ा कर लिया था। पूर्वी यूपी में भी बांदा और महाराजगंज जिले में रहने के दौरान उसने जाल फैलाया। अनिल दुजाना के दिल्ली जेल से छूटने के 25 दिन तक उसके किस किस तरह से संपर्क में लोग रहे हैं, इसकी जानकारी एसटीएफ को है। इनपुट पर कई जिलों की पुलिस अनिल दुजाना गिरोह के सदस्यों की तलाश में जुट गई है। संभावना है कि आने वाले दिनों में गिरोह से जुड़े कई अपराधियों की गिरफ्तारी हो सकती है। अनिल दुजाना के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद आशंका है कि गिरोह के 150 से अधिक बदमाश कमान संभालने या सौंपने की गुपचुप तैयारी में जुट सकते हैं। पहले किसी बड़े गिरोह के मुखिया के एनकाउंटर में मारने के बाद दूसरे बदमाश कमान संभालते रहे हैं। इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव चल रहा है। ऐसे में गिरोह के अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी रखनी शुरू कर दी गई है। यूपी एसटीएफ और पुलिस आरोपी के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रयास में है। अब तक की जांच में जिन आरोपियों के संबंध में जानकारी मिली है उन्हें संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। अनिल दुजाना ने सबसे पहले अपनी पकड़ गाजियाबाद बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कस्बों में बनाई थी। यहाँ पकड़ बनाने के बाद उसने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस के अलावा अन्य हाईवे के किनारे, कस्बे और शहर में अपना नेटवर्क खड़ा किया। यहाँ बदमाशों की जिम्मेदारी देकर दुजाना इनसे बराबर का हिस्सा लेता था। इसके बदले ज़रूरत पड़ने पर अपने गिरोह के अन्य सदस्यों को उनकी मदद के लिए भेजता था। जेल से जमानत पाने के बाद अनिल दुजाना ने अपने संपर्क कर हिसाब लिया और आने वाले समय चौथ वसूली और जमीन कब्जाने और छुड़ाने के संबंध में एक पूरी रूपरेखा तैयार की थी। अनिल दुजाना पर सिकंदराबाद में व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के अलावा कई केस दर्ज थे। इनमें से कुछ आरोपी गौतम बुद्ध नगर के जिले से भी ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें लोहारली निवासी एक आरोपी पूर्व में टोल कर्मियों को धमकी देने, रंगदारी मांगने और सपा नेता के बेटे की हत्या के मामले में गवाह को धमकाने का भी आरोपी है। इसके अलावा कई ऐसे लोग सामने आए हैं जो अनिल दुजाना के अपराध से कमाई गई संपत्ति रकम का लेखा जोखा रखते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार सुनीता दयाल ने रोड शो किया। इसकी शुरुआत आज बजरिया गुरुद्वारे से हुई।
रोड शो पुराने शहर के कई रास्तों से होकर निकला, कई जगह पर उसका स्वागत भी किया गया। के प्रत्याशी हैं और श्रीमती सुनीता दयाल जी, कृपया करके दिल्ली के उदासीन आश्रम में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें संत महामंडल के नए अध्यक्ष का चयन किया गया। दुधेश्वर मंदिर के महंत नारायण गिरी को एनसीआर का अध्यक्ष बनाया गया है। समारोह में 400 से अधिक संत शामिल थे। श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर के पीठाधीश्वर और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत नारायण गिरी संत महामंडल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 400 संतों की उपस्थिति में दिल्ली स्थित उदासीन आश्रम में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी पूरे उपस्थित हैं। अभी आज हम लोग दिल्ली संत मंडल की एक लंबे अंतराल के बाद बैठक हुई। उसके कई कारण नई व्यवस्थाएं भी हो सकती है और कुछ परिस्थितियां भी हो सकती हैं। इस अवसर पर महंत नारायण गिरी ने कहा कि जो भी जिम्मेदारी संत महामंडल द्वारा उन्हें दी गई है उसका निर्वहन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महामंडल का कार्यक्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि से आता है। तो मैं किसी का अपमान करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरे मन में एक भावना है कि देखिए अभी हम लोग का इतना वहाँ पर मैं जाके देखा कि बॉर्डर के ऊपर में जो अपने सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी है वो लोग उन लोगों को जो है चाय पत्ती, चीनी और भोजन वगैरह दे रहा है। मैं बोला तो शुक्र क्यों माल रहे आप, ये बंद करना चाहिए आप लोगों को। तो एक वहाँ पर भगत था मुंबई का, नाम नहीं लूँगा, कि 25 लाख रुपये मैं घोषणा करता हूं कि इनको राशन पानी के भूखे मर रहे हैं। स्थिति वो पाकिस्तान में बहुत खराब है। महंत नारायण गिरी के संत महामंडल के अध्यक्ष बनने के बाद पूरे देश में हर्ष की लहर दौड़ गई है। गाजियाबाद महानगर के लिए खुशी की बात है कि देश ही नहीं विदेशों तक श्री महंत नारायण गिरी महानगर गाजियाबाद का नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि महानगर गाजियाबाद को धार्मिक और शैक्षिक नगरी बनाने में महंत नारायण गिरी का बड़ा योगदान रहा है। इसके साथ ही महंत नारायण गिरी के सानिध्य में दुधेश्वर वेद विद्यालय में पढ़ रहे छात्र वर्तमान में देश और विदेश में विद्यालय ही नहीं बल्कि गाजियाबाद का नाम भी उज्जवल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद की एलिवेटेड रोड रील बनाने के लिए कुख्यात हो चुकी है। पुलिस के सुरक्षा के कड़े इंतजाम के दावे हैं मगर कानून तोड़ने वाले हैं कि मान ही नहीं रहे हैं। एक बार फिर से एलिवेटेड रोड पर केक काटकर कुछ युवकों ने जन्मदिन मनाया। पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए युग करवट यूट्यूब चैनल और विस्तृत रूप से जानकारी के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नमस्कार।